हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैंने गणित शिक्षण मैथ पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं सभी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रखे हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गणित सार संग्रह के लेखक हैं भास्कराचार्य, श्रीपति मिश्र, श्री महावीराचार्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए पेपर फर्स्ट हो सीटेट का या पेपर सेकंड हो, दोनों में ही आपका, अगर पेपर सेकंड में तो अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तब पूछा जाएगा, लेकिन पेपर फर्स्ट में मैथ तो आना ही है। देखिए 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होते हैं पेडागोजी के होते हैं, और वही पेडागोजी देखिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये तो देखिए एक रचना है गणित सार संग्रह, जो किसकी है यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, श्री महावीराचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, उपयुक्त परिभाषा किसने दी है। तो देखिए एक परिभाषा है, किसने दी है, किस गणितज्ञ ने दी है परिभाषा, तो देखिए हागबेन, बेकन, ड्यूट, हक्सले। तो ये जो परिभाषा है ये हागबेन की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है देखिए, गणित शिक्षण को वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, परिभाषा है। किसकी परिभाषा है ये, बेकन, यंग, ड्यूट, श्रीपति। तो देखिए आपके एग्जाम में इकट्ठे 3 परिभाषाएं नहीं पूछ लेगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक पूछ सकता है, तो आपको आनी सारी चाहिए। तो ये तो देखिए परिभाषा है, तो देखिए यहाँ पर जो परिभाषा है इसे ड्यूट ने दी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर मैंने कई सारी परिभाषाएं रचनाएं रखी हुई हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, कुहक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने, प्लेटो ने या श्रीपति ने। कुहक गणितीय ग्रंथ की देखिए रचना की थी ब्रह्मगुप्त ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। अब ये देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया। ऊपर जो थे वो तो कुछ रचनाएं थी और परिभाषाएं थी, किसने एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने रखे हुए थे। प्रायः विद्यार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करता है। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव है, संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव है, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। तो देखिए वो दशमलव वाली संख्याओं को गलत पढ़ रहा है जो विद्यार्थी है, तो क्रमिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। तो देखिए उसको क्लियर नहीं है, उसने भ्रांतिपूर्ण संकल्पना बना ली है। उसके लिए देखिए ये समझ में उसके नहीं है कि दोनों ही बराबर लिखे हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद चाहे जितने जीरो लगा दें कोई उसका असर नहीं पड़ता है, तो उसने देखिए भ्रांतिपूर्ण संकल्पना बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग के साथ गणितीय जर्नल तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी है, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, गणितीय संकल्पनाओं और उसके अनुप्रयोगों से संबंध बैठाने और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो देखिए गणितीय जर्नल मतलब गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, तो उससे होगा क्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। गणितीय संकल्पना और उसके अनुप्रयोग से जब बच्चे जो होंगे पत्रिका बनाएंगे तो संबंध बैठेगा और ज्ञान और विचारों का साझा करेंगे, और उसी से देखिए शिक्षार्थियों की सहायता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम की रचनावादी उपागम पर बल देता है क्योंकि खाली स्थान पर केंद्रित है। परिभाषा और सूत्रों को याद करना देखिए नेगेटिव पॉइंट होगा, नहीं होगा। नियमित गृह कार्य जमा करना, तो देखिए ये भी उतनी खास बात नहीं है, नियमित गृह कार्य जमा करना ये भी नहीं होगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। तो देखिए व्याख्यान को भी अच्छा नहीं माना जाता है, अगर रचनावादी उपागम करना है तो व्याख्यान को भी देखिए खास नहीं माना जाता है। मतलब व्याख्यान तो बड़े बड़े बच्चों के लिए होता है ना, यहाँ पर 1 to 5, 6 to 8 के बच्चों के लिए कहाँ व्याख्यान वो समझ पाएंगे, तो ये भी देखिए आपका नहीं होगा। सक्रिय भागीदारिता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी के साथ चला जाएगा। कहीं भी देखिए सक्रिय भागीदारिता मिले मतलब वो पॉजिटिव पॉइंट है, बच्चों की जो होनी चाहिए सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का निम्न श्रेणियों से वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर है।
तो देखिए पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने। सबसे पहली अवस्था थी देखिए संवेदी गतिक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और सबसे अंतिम वाली थी देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। ये इसी को अमूर्त भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो राशिद नाम का एक लड़का है वो वर्गीकृत तो कर लेता है त्रिभुजों को, लेकिन उसके और विभिन्न पहलुओं के बारे में नहीं सोच रहा। तो उसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए होगा यहाँ पर ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्योंकि देखिए वो त्रिभुजों को वर्गीकृत तो कर लेता है लेकिन अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा। अमूर्त चीज़ें मतलब जो उसके सामने है बस उतना ही देख रहा है, बस उसके अलावा और नहीं सोच पा रहा। तो अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, अभी उसका इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ कि अमूर्त या औपचारिक के बारे में भी सोच पाए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 खाली स्थान पर बल देती है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। तो देखिए गणित चयनित शिक्षार्थियों के लिए बिल्कुल गलत बात है, सभी को सब विषय पढ़ाए जाएं। साथ ही में देखिए निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए अलग पाठचर्या, सभी के लिए एक ही पाठचर्या होनी चाहिए। उनको पढ़ाने का तरीका अच्छे से होना चाहिए ताकि उनको समझ में आए, ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए कि उनको कितनी गणितीय योग्यता है उसमें। तो अगर देखिए वो इसमें फेल होते हैं तो उनमें गलत भावना होगी, ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। गणित में सफलता देखिए प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। आप ऐसी विधियों का प्रयोग कीजिए जिससे बच्चों को समझ में आए। गणित बहुत ही जरूरी है सबके लिए, देखिए जीवन में कितना ही जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 4082 लिखता है। ये शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? तो देखिए अगर 482 लिखा है तो पढ़ता तो ऐसे ही है, लेकिन अगर शिक्षक ने बोला कि लिखो 482, पहले 400 लिख देता है, उसके बाद 82 लिखता है। तो देखिए किस ओर संकेत करता है ये? बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तो देखिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे स्थानीय मान सीखेंगे तभी वो संख्याओं को भली प्रकार से लिखना सीखेंगे कि कौन सी इकाई में है, कौन सी दहाई में, कौन सी सैकड़ा में संख्या होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो देखिए हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चा एकाग्र नहीं और ध्यान से नहीं सुनता। अगर एकाग्र नहीं होता तो 482 को कैसे 482 पढ़ लेता? यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया। अब देखिए जब स्थानीय मान की समझ नहीं होगी तभी बच्चे गलत लिखेंगे। अगर स्थानीय मान की समझ होगी तो उनको पता होगा कौन सा इकाई में है, कौन सा दहाई में है, कौन सा सैकड़ा में होना चाहिए। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर आपका कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा? यह प्रश्न है। मुक्त अंत वाला प्रश्न क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। बद्ध अंत वाला प्रश्न क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीति को समझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिसंज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। तो देखिए 24 की अगर बात की जाए तो 6 गुणे 4 आप कर सकते हैं, 6 चौको 24। साथ ही में देखिए 12 गुणे 2 कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर आप 8 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर देखिए कई तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कई इसके गुणनफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तो देखिए वो जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं वो मुक्त अंत वाला होता है। अगर केवल एक ही उत्तर होता, केवल एक ही चीज़ होता तो वो आपका बद्ध अंत वाला हो जाता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 भागे 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका क्या कारण है? तो देखिए पेडागॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। विद्यार्थियों का भाषा विकास बहुत खराब है। समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। भिन्नों पर संक्रियात्मक बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। विद्यार्थी इन दो समस्याओं को गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं हैं। तो देखिए कक्षा 5 तक में बच्चों को भिन्न पढ़ा दी जाती है, कठिनाई स्तर की है। ये जो भिन्न है बिल्कुल भी देखिए कठिनाई स्तर की नहीं है।
ये नहीं होगा। साथ ही में अगर बात करें कि योग्य नहीं है, तो देखिए जब ये चैप्टर है बच्चों को पढ़ाया जाता है तो समझने के योग्य वो होते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विभिन्न, यहाँ पर देखिए लिखा है कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण भाषा सहायता के पढ़ाई गई हैं। तो देखिए बच्चा सवाल हल कर पा रहा है, जो सवाल है उसके सामने उसको तो हल कर पा रहा है, लेकिन वो आधे के एक में कितने 1/3 टुकड़े हो सकते हैं इसको नहीं कर पा रहा है। तो इसका देखिए कारण यही है कि जब बच्चों को भिन्न पढ़ाई गई है तो बस उनको सवाल बता दिया गया है कि ऐसे जोड़ घटाव गुणा भिन्नों का होता है। उसको उसके आसपास की चीज़ों से बिना संदर्भीकृत किए अगर किसी चीज़ को बच्चे को बांट कर बताई जाती है कि इसका 1/3 टुकड़ा है, 1/2 टुकड़ा है, या आधा टुकड़ा है, ये पूरा 1 टुकड़ा है, अगर उसको दिखाकर वो चीज़ें बताई जाती है तो उसको अच्छे से समझ में आती है और वो आराम से इसको 3 टुकड़ों में बांट लेता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्या का प्रयोग करेगा, विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, या चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको मन से पढ़ना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना। सामाजिक अनुदेशन होगा किसमें, देखिए जब बच्चा सामूहिक परियोजना बनाएगा, सामूहिक चर्चा करेगा, तभी सामाजिक अनुदेशन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कक्षा 5 में बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो कक्षा पाठ में ज्यामिति पाठ है एक बिंदु और रेखा, तो इसके आकलन के लिए क्या निर्देश होंगे। रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। नेक्स्ट है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को शुद्ध परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो देखिए कक्षा 1 से 5 तक की बात की जा रही है, कक्षा 5 की बात की जा रही है। कक्षा 5 में जो बच्चा होगा देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसी के हिसाब से सोचिएगा आप। परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड के को माप सकता है और रेखाखंड के अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो देखिए कक्षा 5 का जो बच्चा है, अगर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, वो बच्चा रेखा किरण और रेखाखंड में देखिए अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षिका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने को कहती हैं, जैसे भुजाओं का प्रयोग, कर्णों का प्रयोग, विकर्णों का प्रयोग आदि शिक्षिका का उद्देश्य है। तो देखिए विभिन्न बच्चों को परिभाषित करने के लिए कह रही हैं शिक्षिका, तो शिक्षिका का उद्देश्य यहाँ पर क्या है। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। कंठस्थ करना, याद करना निगेटिव पॉइंट है, ये आपका नहीं होगा। परिभाषाओं और पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो देखिए परिभाषाओं पर आधारित केवल परिभाषा सिखाने के लिए, याद कराने के लिए ये नहीं करवा रहे हैं वो, बल्कि यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को बच्चे समझ सके। भुजाओं का प्रयोग कैसे होता है, कोणों का प्रयोग, क्या कौन सा कोण होता है, विकर्ण कितने होते हैं, किसकी कितनी माप होती है, जब बच्चे उसको खुद से करेंगे तो उसको देखिए समझ पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और ये देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वैन हेले के विचार के अनुसार विद्यार्थी चाक्षुषीकरण के स्तर पर है, विश्लेषणात्मक स्तर पर है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है या निगमन स्तर पर है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चा है कई तरह से विश्लेषण करके सीख रहा है, कई आकृतियाँ खींच रहे हैं, साथ ही में कोणों को अलग अलग माप रहे हैं, विश्लेषण कर करके सीख रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, उच्च क्रमी चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न खाली स्थान की मांग करते हैं। उच्च क्रमी चिंतन कौशल जो होते हैं किसकी मांग करते हैं, तथ्यों, नियमों, सूत्रों के ज्ञान। तो देखिए उच्च क्रमी उच्च चिंतन जो होगा, सूत्रों को याद करने पर तो की मांग वो करेंगे नहीं, सूत्रों को याद करने पर वो आधारित भी नहीं रहेंगे, बल्कि वो ज़्यादा सोचेंगे, कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एल्गोरिथम के ज्ञान, संकेतों और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। तो देखिए कुछ सीमा तक वो प्रयास करेंगे, उनका जो संज्ञानात्मक प्रयास होगा कि कैसे ये चीज़ें हल होंगी, केवल सूत्रों का प्रयोग नहीं वो कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा उच्च क्रमी चिंतन कौशल है, मतलब ऊँचा चिंतन, अच्छा चिंतन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण
महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। देखिए इसका PDF भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से एक बार आप लोग करके चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है। NCERT 2005 में महत्वाकांक्षी शब्द है और उसका तात्पर्य किसकी उपलब्धि से है, तो गणित की संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की या गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो देखिए NCERT 2005 में जो उल्लेख है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक ने नॉर्मल कहा है कि कोई 5 भिन्न बताओ। यहाँ पर उच्च स्तर कोई नहीं है, कोई भी नॉर्मल 5 भिन्न वो लिख सकता है। निम्न स्तर को देखिए यहाँ पर वो संकेत करता है। विश्लेषणात्मक की बात करें तो अगर कई तरह की भिन्नों की बात करता कि दशमलव भिन्न या मिश्रित भिन्न, अलग अलग भिन्नों की बात करते शिक्षक, तो वहाँ पर हम सोच सकते थे कि हाँ विश्लेषणात्मक कुछ होगा। त्रिविमीय आकाशीय सोच, यहाँ पर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है कि 5 भिन्न कोई भी बताओ, तो नॉर्मल सोच है, सोचने के निम्न स्तर को यहाँ पर देखिए संकेत करता है। नेक्स्ट है, त्योहारों के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वह कक्षा में के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। तो देखिए कक्षाई जो चर्चा होती है शोर को नहीं बढ़ाती, बल्कि अच्छे ढंग से उसको शांतिपूर्वक करनी चाहिए। इससे एक दूसरे की ज्ञान का बच्चों को पता चलता है, मतलब एक दूसरे से वो चीज़ें सीखते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशल को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। कक्षा में गर्मा गर्मी बहस आरंभ होती है और कक्षा के माहौल को ख़राब करती है। तो देखिए कक्षाई चर्चा बहुत ही ज़रूरी है, उससे सभी बच्चों के विचार पता चलते हैं, किसके दिमाग में क्या बना हुआ है उस चीज़ को लेकर वो पता चलता है, किसको उस बारे में कितना नॉलेज है, क्या क्या नॉलेज है, सबका देखिए अलग अलग नॉलेज होता है। सभी कक्षाई चर्चा में सभी व्यक्त करते हैं, उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 20 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।